हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं अखिल मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंटेशन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 के सलूशन को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी प्रश्नावली के सलूशन में क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को हल किया था। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम क्वेश्चन 8 से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 106 और आपको निकालना है कि इसका 29वां पद क्या होगा। तो एक बार हम जो क्वेश्चन दिया गया इसको शॉर्ट में लिख देते हैं कि क्या क्या हमारे पास दिया गया है। दिया गया कि एपी में 50 पद हैं, यानी n की वैल्यू कितनी दी गई है 50। ध्यान देना, n की वैल्यू कितनी है 50 है। तीसरा पद 12 है, तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं A3 की वैल्यू कितनी है 12 है। A3 की वैल्यू 12 है और अंतिम पद यानी L की वैल्यू कितनी है 106। ठीक है ना, ये तीन चीजें दी गई हैं और आपको निकालना क्या है 29वां पद, यानी A29 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का हमने शॉर्ट में लिख दिया कि क्या क्या दिया है और क्या हमें फाइंड करना है। ध्यान देना, एक एपी में 50 पद है, लेकिन एपी का प्रथम पद और सार्वंतर का जिक्र नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन लगाने के लिए, मान लेते हैं कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ये हमने मान लिया कि जो भी एपी है जो दी गई है उसका प्रथम पद ए होगा और सार्वंतर डी होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका यूज करते हैं जो हमें दिया गया है कि A3 बराबर कितना, यानी तीसरा पद कितना 12। इसको हम ए और डी के रूप में अगर लिखेंगे तो तीसरे पद को आप जानते हो क्या लिख सकते हो A+2D, और A+2D की वैल्यू कितनी दी गई है 12। आप इसको मान लो एक समीकरण और इसको यहीं छोड़ दो। अब इसका यूज करो, इस L यानी अंतिम पद को। तो आपको हमने बताया है कि अंतिम पद जो दिया है वो 106 है और अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है A+n-1 इंटू में D। ये तो होता है इंटू में D, और बराबर कितना है ये इसकी वैल्यू 106। अब आप क्या करोगे, A की जगह तो A ही लिखेंगे, D की जगह भी वही लिखेंगे, n की जगह क्या रख देंगे, देखो n की जगह 50 दिया तो हम यहाँ रख देंगे A+n की जगह 50 - 1 इंटू D बराबर 106। ठीक है ना, आगे इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा A+49D और बराबर में कितना 106। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करने वाले हैं हम, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व किया जाए, ध्यान दो, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। यहाँ करते हैं हम, ध्यान देना सभी। समीकरण 1 माइनस कर देते हैं समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A+2D और बराबर में कितना 12। समीकरण 2 कितना है A+49D और इज इक्वल टू में कितना है 106 है ना। चलो इसको माइनस करो। तो माइनस करने में क्या होता है, नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस में है माइनस है, ये प्लस है माइनस है, ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ए में से एक घट जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, यहाँ भी माइनस कर लो आप। तो जब घटाओगे तो तुम्हें नीचे वाले में से घटाना पड़ेगा, तो साइन क्या आ जाएगा माइनस का। 49 में से 2 घटाओगे कितना 47D बराबर, यहाँ भी देखो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, यहाँ भी घट जाएगा। तो यहाँ भी क्या करोगे, नीचे वाले से घटाओगे तो नीचे वाला किस में है माइनस में, माइनस लगा दो। 106 में से 12 को माइनस करो आप तो कितना आ जाएगा आपका 94। ठीक है ना, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 47D बराबर कितना बचेगा 94, और यहाँ से D की वैल्यू अगर निकालो आप तो कितना हो जाएगा 94 और बटे में कितना 47, और आप भाग दोगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ हमने फाइंड कर लिया कि D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 2। तो हमें सार्वंतर तो मालूम हो गया है। अब हमें पहला पद निकालना, पहला पद क्या होगा। तो क्या करो, ये जो D की वैल्यू आई है उठा के समीकरण 1 में रख दो।
तो लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान रखना a क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। a की वैल्यू निकालनी है +2, फिर d की वैल्यू रखेंगे तो गुणा लगा देंगे और d की वैल्यू कितना निकाले हैं 2 और बराबर में कितना 12। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 4 और बराबर 12। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, ये +4 उधर जाके माइनस हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 8। a की वैल्यू कितनी आ गई 8, a की वैल्यू 8 आ गई। अब क्या करेंगे भाई, हमें प्रथम पद मालूम हो गया और हमें सार्वंतर भी मालूम हो गया। कौन सा पद निकालना था, आपको पूछा था इसका 29वां पद क्या होगा। तो क्या करोगे, यहाँ पर निकाल रहे हैं, ध्यान रखना 29वां पद। तो 29वां पद कैसे निकलता है आपको मालूम है। 29वें पद का मतलब हमें a29 निकालना है, ये तो निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 28d। a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 और इनटू में d की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 8 धन 28 दूना 56, दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा 64। कितना आ गया 64। तो देखो हमें इस तरीके से यहाँ इस सवाल को लगा दिया है और इसमें जो 29वां पद है वो कितना है 64 और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, एक एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो दिया क्या है भाई कि एक एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः, यानी तीसरा पद कितना 4 और 9वां पद कितना -8, ये दो चीज़ें दी गई हैं। आपको निकालना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो तीसरा पद यानी A3 की वैल्यू कितनी दी गई है 4 और A9 की वैल्यू कितनी दी गई है -8। और हमें निकालना क्या है कौन सा पद शून्य होगा। तो इस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्रथम पद और सार्वंतर नहीं मालूम है तो उसको मान लेते हैं कि माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, प्रथम पद मान लिया और सार्वंतर मान लिया। ठीक, अब आओ इसका यूज करें। दिया क्या है कि A3 की वैल्यू कितनी है 4। A3 को हम A और D की मदद से कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D और इसकी वैल्यू कितनी है 4। इसको समीकरण 1 मान लो। फिर क्या दिया है 9वां पद कितना -8, तो यानी A9 की वैल्यू कितनी है -8। इस A9 को A और D की मदद से क्या लिख सकते हैं A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना -8। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। दोनों समीकरणों को सॉल्व करो जैसे पिछले सवाल में किया था। तो समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दो, समीकरण 1 से माइनस कर दो समीकरण 2 को। ध्यान देना समीकरण 1 क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना 4 और 2 क्या है A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना -8। आगे चलते हैं, माइनस करते हैं इसको। तो चिन्ह बदलो, ध्यान दो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो, ये कितना हो जाएगा प्लस। ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको माइनस करोगे तो माइनस वाले में से घटाओगे तो चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का, और 8 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 6D बराबर। यहाँ ध्यान दो, यहाँ दोनों प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। यहाँ से D की वैल्यू निकालो तो क्या करोगे 12 में इस -6 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा D की वैल्यू, 6 से भाग करोगे 2 आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से आंसर क्या हो गया माइनस में, और D की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब करना क्या है, इस D की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रखो। यहाँ लिखते हैं, देखो ध्यान से, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं। एक क्या है हमारा A प्लस 2D
बराबर में कितना 4। आगे देखो a+2 इंटू और d की वैल्यू कितनी -2 और बराबर में कितना 4। आगे देखो a इन दोनों का गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बराबर में कितना 4। -4 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, इधर पहले 4 है, ये -4 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो हमने क्या किया, इस AP का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमें निकालना है कि इस AP में कौन से नंबर का पद शून्य आएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना AP का यनवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, यनवा पद शून्य होगा। तो यनवा पद का मतलब हमने मान लिया है कि an की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो फार्मूला लगाओ, जानते हैं हम an का फार्मूला a+n-1 इंटू डी, ठीक है ना। an की वैल्यू यनवा पद शून्य माने हो, यानी an की वैल्यू कितनी है 0 है, बराबर a की वैल्यू अभी निकाले हो 8 प्लस n की जगह यही निकालना है कौन से नंबर का पद शून्य होगा, तो n की जगह n लिखेंगे -1 और d की जगह कितना रख देंगे -2। आगे इसको सॉल्व करो, 8 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 0 - 8 और इधर बचेगा क्या n-1 और इंटू में -2। आगे देखो 0 में से -8 घटाओ तो कितना बचेगा -8 और बराबर में n-1 और इंटू में -2। अब क्या करोगे, इस -2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ लगाते हैं देखो ध्यान से, -8 और बट्टे में कितना -2 बराबर क्या बचेगा n-1। ये तो -2 इधर आ गया तो क्या बचा n-1। यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों है, 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4 और बराबर में n-1। -1 को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा 4 धन 1 और बराबर n, और n बराबर कितना आ गया जब जोड़ दोगे 5, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसका मतलब पांचवा पद क्या है शून्य है। तो लिख दोगे अब आंसर, अतः AP का पांचवा पद शून्य होगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हमने इस सवाल को भी कंप्लीट कर दिया और इसका आंसर पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने निकाल दिया कि AP का पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो उसी तरीके से लगाएंगे, क्या लिखेंगे पहले, इस AP का प्रथम पद और सार्वंतर मान लेंगे कि माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन को, कह रहा है कि AP का 17वां पद, तो 17वां पद मतलब A17, ये तो होता है ना 17वां पद। 17वां पद उसके 10वें पद क्या होता है A10 से 7 अधिक है। कौन अधिक है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो ये पहले बोल रहा है ये 7 अधिक है, तो हम दोनों को जैसे ये देखो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये पहले अधिक है। अब दोनों को बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके दोनों बराबर होंगे। बात समझिए, ऐसे समझ लो जैसे हम कहें कि 6 4 से 2 अधिक है, भाई तो ये पहले से अधिक है ना, तो क्या करोगे तुम, इसमें 2 जोड़ोगे तभी तो दोनों बराबर कह पाओगे। तो ये हम उल्टा करते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका मतलब ये पहले 7 अधिक है, तो हम दूसरे वाले में उधर वाले में 7 जोड़ देंगे, तभी दोनों को क्या कह पाएंगे, बराबर कह पाएंगे। आगे देखो, अब आओ A और D के रूप में 17वां पद को क्या लिखोगे, A+16D, और 10वें पद को क्या लिखोगे, A+9D, और धन में कितना है 7। एक काम करो, A और D दोनों को इधर ले आओ, A+16D, A इधर आएगा माइनस से 9D इधर आएगा -9D, और बराबर में कितना बचेगा 7। इस A से A ये तो कैंसिल हो गया, यानी घट गया, 0 हो गया।
16D में से 9D घटाओ, कितना बचेगा 7D, और बराबर में कितना है 7। यहाँ से D की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा 7/7, और D बराबर कितना आ जाएगा 1। तो आपसे क्या पूछा था, सार्वंतर ज्ञात करो, तो सार्वंतर कितना आ गया है, अतः सार्वंतर आ गया है, सार्वंतर बराबर आ गया है 1, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है 11 नंबर की, AP एक दी गई है जिसके पद कैसे हैं 3, फिर दूसरा पद 15, 27, 39, ऐसे ऐसे आगे AP चल रही है। आपसे पूछा है कि कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। वो टर्म पूछा है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 94वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि माना AP का nवां पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। जब हमने मान लिया, उसने पूछा था कौन सा पद होगा, तो हमने मान लिया कौन सा पद होगा, nवां पद, ठीक है ना। nवां पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। अब एक काम करते हैं, पहले a निकालते हैं, तो a की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से, प्रथम पद कितना है 3, d निकालते हैं, तो d कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, तो 15 - 3 यानी कितना 12, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान देना, कह रहा कि nवां पद 94वें पद से 132 अधिक है, तो nवें पद का मतलब क्या है an, और 94वें पद का मतलब क्या है a54, यही तो होता है। क्या बोला है कि nवां पद यानी an 94वें पद से कितना अधिक है 132, कौन अधिक है भाई, nवां पद, किससे 94वें पद से। तो किस में ऐड करोगे आप, उल्टा करोगे ना, ये पहले से अधिक है तो आप किस में जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे 132, और तभी हम दोनों को क्या कह पाएंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बात समझ में आया। आगे चलते हैं, फार्मूला लगाते हैं। an को क्या लिख सकते हैं a और d के रूप में, a + n - 1 × d, और 94वें पद को क्या लिख सकते हैं a + 53d लिख सकते हैं ना, और प्लस में कितना है 132। आगे क्या करेंगे भाई, ध्यान देना। अब हम a और d की वैल्यू, देखो ध्यान से, a और d की वैल्यू हमें दी गई है तो हम इसको रख देते हैं। तो या एक काम करो, इस a से a काट सकते हो, देखो दोनों बराबर हैं, कट जाएगा, है ना, कैंसिल कर सकते हो, या ना कैंसिल करना चाहो तो आप मान रख के ही कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, वैसे a और a कट जाएगा, लेकिन आप मान रख लो, a की वैल्यू कितनी 3 + n की वैल्यू आपको निकालनी है, d की वैल्यू कितना रखोगे 12, बराबर a की वैल्यू कितनी फिर से 3 + 53 गुणे d की वैल्यू कितनी है 12, और प्लस में कितना 132। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा और सॉल्व करो, तो या यहीं से देखो आप 3 3 बराबर ना, 3 इधर जब लाओगे तो ये प्लस में और ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो, ये समाप्त कर दो, 3 और 3 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या करो, 12 का गुणा कराओ, तो क्या हो जाएगा 12n, और 12 का 1 में गुणा -12, बराबर इधर आ जाओ, 53 और 12 का गुणा कराओ, तो 12 × 3 = 36, हासिल 3, 12 × 5 = 60 और 3 63 हो जाएगा, 636, और क्या है इधर 132। आगे सॉल्व करो, 12n - 12 बराबर, दोनों जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, ये 6 2 8, 3 3 6, और 6 1 7, 768 हो जाएगा। आगे सॉल्व करो, इस -12 को उधर भेजो तो कितना हो जाएगा, 12n बराबर 768, और प्लस में 12, तो यहाँ से 12n बराबर कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ लो तो 68 और 12 कितना हो जाएगा 80, 780 हो जाएगा। n की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा 780, और भाग हो जाएगा किससे 12 से, भाग दे दो n की वैल्यू आ जाएगी 12 × 6 = 72, और कितना बचा 6, 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, यानी 12 से जब 780 में भाग देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। ठीक, हमसे पूछा था कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा, तो पद की संख्या आ गई ना, n बराबर कितना 65, तो लिख देंगे अतः AP का 65वां पद
65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणी इसमें बताई गई है और दोनों समांतर श्रेणी का क्या है, सार्व अंतर समान है। तो हम क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं कि माना दोनों समांतर श्रेणी का सार्व अंतर डी है। दोनों का समान है तो हमने मान लिया पहले का भी सार्वंतर डी है और दूसरे का भी सार्वंतर कितना है, डी है। लेकिन देखो प्रथम पद के बारे में नहीं बोला है कि समान है कि नहीं है, तो हमें प्रथम पद क्या मानना पड़ेगा, अलग अलग। तो फिर आगे लिखते हैं कि माना, आगे उसी क्रम में आगे बढ़ो कि पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 है। ध्यान रखना ये A1 पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 माना है। A2 मतलब दूसरा पद नहीं है, हमने मान लिया है कि दूसरे समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम A2 से लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, फिर आगे देखो क्या है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। यानी पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद निकाल लो और दूसरे समांतर श्रेणी का 100वां पद निकाल लो, दोनों को घटा दोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो और निकालते हैं कि पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, 100वां पद। तो 100वां पद का मतलब क्या निकालना है हमें, A100। तो A100 को क्या लिख सकते हैं, A + 99D। ये तो लिखेंगे। A की वैल्यू क्या है, देखो हमने क्या मान रखा है, हमने पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मान रखा है, A1। तो इस A की जगह क्या लिख देंगे, A1, और सार्वंतर क्या माना है, D। तो ये यही रहेगा क्या, 99D। तो ये क्या आया भाई, पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद आ गया। ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद। यहाँ नीचे निकालते हैं, देखो ध्यान से, दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद। यानी फिर से हमें A100 ही निकालना है। तो फिर क्या फार्मूला बनेगा, A + 99D। अब की बार A100 की वैल्यू कितनी आ गई, अब की बार देखो ध्यान से, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या माने हो, A2। तो इस A की जगह क्या लिख दोगे, A2 + 99D। तो ये क्या आ गया, दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद। ठीक है ना। पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद ये है, दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद ये है। दोनों को घटाने पर कितना आता है, 100। तो यानी पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या है, A1 + 99D। इसमें से माइनस कर दो दूसरी समांतर श्रेणी के 100वां पद, यानी A2 + 99D को माइनस करना है, और इसमें दो पद है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया है। और फिर क्वेश्चन ने बोल दिया कितना आएगा इसका घटाना, 100 आएगा। ठीक है ना। आगे क्या करो, इस ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या हो जाएगा, A1 + 99D। फिर जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये देखो प्लस में है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। और ये जाके इसको भी क्या कर देगा, माइनस, दोनों माइनस में हो जाएंगे। और बराबर कितना, 100। यहाँ से 99D और 99D प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, A1 - A2 बराबर कितना, 100। तो हमने एक रिजल्ट बना लिया इससे, जो क्वेश्चन ने दिया था कि A1 - A2 बराबर कितना आ गया, 100। आगे बढ़ते हैं।
पूछा क्या है, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो अब क्या करते हैं, दोनों समांतर श्रेणियों का 1000वां पद निकालते हैं। तो पहले बात करेंगे पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद। तो पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या बनेगा भाई, देखो ध्यान से, यानी a 1000 की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस 999d, ठीक है ना। पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या माना है, a1, तो हम चाहे तो a की जगह क्या लिख देंगे, a1 प्लस 999d। तो ये कौन सा पद आ गया भाई, पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद आ गया। अब इसी तरीके से दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकालो। दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा भाई, दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद। तो फिर वही a 1000 की वैल्यू पूछा है आपसे, क्या करोगे, a प्लस 999d, a की जगह क्या रख दोगे, इसका प्रथम पद क्या माने हो, a2, यानी a 1000 बराबर क्या हो जाएगा, a2 प्लस 999d। तो ये क्या आ गया, ये दूसरी श्रेणी का 1000वां पद आ गया। आपसे पूछा क्या है, उनका अंतर बताओ क्या होगा। तो क्या करो, पहले श्रेणी का 1000वें पद से दूसरी श्रेणी का 1000वां पद घटा दो। तो पहली श्रेणी का 1000वां पद क्या है, a1 प्लस 999d, माइनस करना है, ध्यान रखना माइनस करना है किसको, दूसरी श्रेणी के 1000वें पद को, तो यानी a2 प्लस 999d। आगे देखो क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, फिर माइनस से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस 999d, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, a2 माइनस 999d, ठीक है। 999 से 999 ये तो घट के 0 हो गया, क्या बचा, a1 माइनस a2, ये तो बचा ना। अब ध्यान दो, a1 माइनस a2 आपका आंसर आया, और आप देखो ध्यान से, a1 माइनस a2 का मान आपने कितना निकाल रखा है, 100 निकाल रखा। तो यानी हम a1 माइनस a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं ना, a1 माइनस a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जब हमने पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद दोनों घटाया, तो रिजल्ट कितना आ गया, 100। तो इसका मतलब अगर 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का भी अंतर कितना होगा, 100 होगा। तो लिख देंगे, अतः इनके 1000वें पद का अंतर भी कितना, 100 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। आपसे पूछा है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 3 अंकों की है और 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, यानी भाग देते हैं 7 से, तो शेषफल 0 आ जाता है। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 3 अंकों वाली जो संख्या है कहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ थोड़ा समझो, सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999, ये तो होता है। तो अब एक बात ध्यान देना सभी, आप चेक करो कि ये जो 100 है ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो 7 से भाग देकर देखोगे आप, 7 से भाग देकर चेक कर लो, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 क्या बन गया, शेष बचा। तो इसका मतलब 7 से 100 विभाज्य नहीं है। अब चेक करो आगे, अगली संख्या क्या बनेगी, 101। 101 को चेक करो 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 का नियम 7, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 3 बच जाएगा, है ना। तो ये भी विभाज्य नहीं है। अब आगे बढ़ो, किसको चेक करो, 102 को चेक करो, ये भी आपका 7 से विभाज्य नहीं होगा। फिर किसको चेक करोगे, 103 को, फिर 104 को, फिर 105 को। जब 105 को चेक करोगे, ध्यान रखना, तो ये 7 से पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देखो ध्यान से, 7 पचे कितना आ जाएगा, 35, पूरा पूरा विभाजित हो गया। यानी सबसे पहली संख्या क्या मिली हमें जो 7 से विभाज्य है, 105। तो श्रेणी बनाते हैं, एपी बनाते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या मिला हमें, 105।
फिर आगे 6 को चेक करोगे, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब 7 से नहीं डिवाइड होगा। कौन सा डिवाइड होगा? 112। ठीक है ना। तो 2 पद तो आपको मिल गए। अब आपको 2 पद की ज़रूरत है आगे। उसके बाद आप ऐसे मान लोगे कि आगे ऐसे श्रेणी चलेगी। अब लास्ट में क्या पद आएगा? तो लास्ट में 3 अंकों की संख्या कहाँ समाप्त होती है? 999। तो आप चेक करो कि 999 7 से डिवाइड है कि नहीं है। तो 7 से भाग देकर चेक करो, 7 एकम 7, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा? 1, फिर 9 उतारोगे, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया शेष? 5। तो इसका मतलब 7 से 999 भी विभाजित नहीं है। अब क्या करोगे? अब आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और वो कितने अंकों का हो जाएगा? 4 अंकों का। लेकिन हमें कितने अंकों का चाहिए? 3 अंकों का। तो आप एक क्या करोगे? इससे कम करोगे। तो 98, 998 ये भी विभाजित नहीं होगा, 997 ये भी नहीं होगा, 996 ये भी नहीं होगा, 995 ये भी नहीं होगा। फिर कम करो, 994 को चेक करो, देखो ये होगा। 7 एकम 7, 2 बचा 29 हो गया, 7 चौक 28, फिर घटाओ 1, 4 उतारो 14, 7 दूनी 14। ये देखो पूरा क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो यानी लास्ट में कौन सा पद हमारा मिला? 994। तो हमने क्या किया? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या डिसाइड की जो 100 थी, और सबसे बड़ी संख्या 999। फिर पहले हमने आगे से चेक किया, तो हमें कौन सा पहला पद मिला? 105, और दूसरा पद क्या मिला? 112। कम से कम आगे से 2 पद आपको निकालने हैं जो 7 से विभाज्य हो। उसके बाद फिर ऐसे आप मान लोगे आगे श्रेणी चलेगी। फिर लास्ट में पहुंचेंगे, कहाँ संख्या खत्म होती है? 999 पर। उसको चेक करो, अगर वो नहीं 7 से विभाजित है तो उससे पहले चेक करो, फिर उससे पहले, ऐसे ऐसे करते हुए जब हम चेक कर रहे थे तो हमें कौन सी संख्या मिली जो लास्ट में विभाजित है? 994। यानी 2 आगे की और 1 पीछे की। इतने पद आपको निकाल लेने हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, हमें पता करना है कि 105, 112 ऐसे ऐसे चलते हुए 994 पर ख़त्म हुआ है। यानी ये ऐसी श्रेणी है जो 7 से कट रही है। तो हमें बताना है कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से कट रही हैं। ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम इसमें निकाल लेते हैं कि इसमें टोटल कितने पद हैं, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आओ लगाते हैं इसको। सबसे पहले हम ए निकालते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है? ध्यान दो, 105। डी की वैल्यू कितनी है भाई? आप दूसरे पद यानी 112 में से 105 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहां पर देखो ये क्या है? ये है अंतिम पद, यानी यल कितना है? 994। ठीक है ना। हमने ये सब निकाल लिया भाई। अब क्या करेंगे? हम इस अंतिम पद जो दिया है इसका फार्मूला लगाते हैं। तो हम जानते हैं यल का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल की जगह क्या रख देंगे? 994। ए की जगह क्या रख देंगे? 105 प्लस इस n की वैल्यू तो निकालनी है हमको, और d की जगह कितना रख देंगे? 7। आगे सॉल्व करो, 105 को इधर ले आओ तो 994 माइनस हो जाएगा ना, प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और बचेगा क्या इधर? जब ये चला गया तो ये बचा आपका n-1 और इंटू में 7। ठीक है ना। 994 में से 105 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? घटाओ, 14 में से 5 घटाओगे 9, यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 0 घटाओ 8, और यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 9, 9 में से 1 घटाओ 8, कितना हो जाएगा? 889। बराबर में कितना? n-1 और इंटू में कितना? 7, है ना। अब क्या करोगे? इस 7 को इधर ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 7, और बराबर क्या है? n-1। 7 से इसमें भाग करो तो कितना आएगा? 7 एकम 7। भाग देकर चेक करो भाई, आप लोग देखकर इसको चेक करेंगे ना, ये आपका काम है, हम ऐसे लगा देते हैं। 7 एकम 7, 1 कितना हो जाएगा? 18, 7 दूनी 14, 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 7 सते 49। यानी 7 से 889 में भाग दोगे कितना आएगा? 127, और इधर कितना है? n-1। -1 को इधर ले आओ, 127 प्लस 1 हो जाएगा बराबर n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 128। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ से 105, 112 ऐसे आगे जो भी पद आएंगे 994 पर जब खत्म होगा तो टोटल कितने पद होंगे? 128 पद। और ये सब क्या है? ये सब 7 से विभाज्य वाले पद हैं। तो हम लिख देंगे अतः 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं? 128। 128 संख्याएं 7 से
विभाज्य होंगी, विभाज्य होंगी। और इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पर हम चलें। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब ये होगा, जैसे आप 7 से विभाज्य वाला क्वेश्चन देखे हो ना, तो यहाँ बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। 7 से विभाज्य कहो या 7 का गुणज कहो, एक ही बात है। कहने का मतलब 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 250 के बीच में हैं और 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। ठीक है ना, ये याद करना है। एक टर्म और समझाना चाहते हैं हम आपको कि देखो 10 और 250 के बीच, तो इसका मतलब 10 और 250 के बीच तो ढेर सारी नंबर आएंगे, बस हमें उन्हीं को ही चेक करना है। जो 10 और 250 के बीच नंबर आएंगे उन्हीं को ही चेक करना है कि कौन कौन संख्या 4 से विभाजित होगी और कौन कौन नहीं होगी। ठीक है ना, टोटल नंबर बताने हैं। लेकिन अगर आ जाएगा 10 और 250 तक वर्ड आ जाएगा तक, तो इसका मतलब बीच का तो चेक ही करो, साथ ही साथ इसको भी चेक करो और इसको भी चेक करो। ठीक है ना, ये 2 टर्म आप याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ क्या है, 10 और 250 के बीच 4 से कितनी गुणज है, यानी 4 से कितनी विभाज्य वाली संख्याएं हैं। तो 10 और 250, तो 10 को तो चेक नहीं करना है। पहला नंबर क्या आएगा 11, 11 4 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है। फिर अगला नंबर 12, 12 4 से विभाज्य, बिल्कुल विभाज्य है। तो हम एपी बनाते हैं, एपी हमें क्या मिलेगा, 1 12। फिर आगे 13 विभाज्य नहीं है, 14 विभाज्य नहीं है, चेक करो, 15 विभाज्य नहीं है, 16 कट जाएगा भाई, यानी 4 का गुणज है कितना 16। 2 पद लिख लिए हो, अब क्या करोगे, अब पहुंच जाओगे लास्ट में। लास्ट में क्या है 250, 250 को चेक नहीं करना है, कम करो 249, 4 से देखोगे विभाज्य नहीं होगा। फिर कम करो तो कितना आएगा 248, 248 4 से देखो कट जाएगा पूरा पूरा, 4 छक 24 और 8 उतारो, 4 दूनी 8, पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना। तो यानी लास्ट टर्म क्या बनेगा हमारा 248। ठीक है ना। तो ये हमारी एक एपी मिल गई। अब हमें निकालना है कि इसमें टोटल कितने पद हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आओ पिछले सवाल की तरह करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 12, डी निकालो। डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 4। और एल कितना है, एल है 248। एल मतलब अंतिम पद कितना है 248 है। अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद वाला सूत्र लगा दो, क्या होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी। एल की जगह कितना रख देंगे 248, ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन निकालना हमें टोटल कितने पद हैं, तो एन की जगह एन ही रखेंगे, और डी की वैल्यू कितनी है 4। आगे सॉल्व करो, इस 12 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 248 माइनस का 12 और बराबर क्या बचेगा यहाँ n माइनस 1 और इनटू में 4। 248 में से 12 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा आपका ये 236 बराबर कितना n माइनस 1 और इनटू में 4। ठीक है ना। 4 को इधर ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा 236 बटे में आ जाएगा 4 बराबर कितना बचेगा n माइनस 1। 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 3 बचेगा 4 9 36 और ये हो जाएगा n माइनस 1। माइनस 1 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 59 प्लस 1 बराबर n, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। n की वैल्यू 60 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने पद हैं 60 पद हैं। तो आंसर मिल गया हमारा। अब क्या लिखेंगे अब कि अतः 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज। ठीक है ना। गुणज कहे या विभाज्य कहे वही बात होती है। गुणज में भी आप, गुणज का मतलब ये होता है कि विभाज्य कितनी संख्याएं है ना, तो दोनों एक ही बात है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान देना अगला क्वेश्चन क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 एक समांतर श्रेणी ये है ऐसे चल रही है, और
3, 10, 17 ऐसे ये भी चल रही है आगे, दो समांतर श्रेणियां हैं के n वें पद बराबर होंगे। यानी हमें n की वैल्यू बतानी है। ऐसा कौन सा पद होगा कि इसका n वां पद और इसका n वां पद दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ऐसे ऐसे चलेगा, कौन से नंबर का इसमें टर्म जो आएगा, जो मान आएगा, वही इसके टर्म में वही मान आएगा, सेम मान आएंगे दोनों। वही बताना किस नंबर पर ऐसा होगा कि दोनों समांतर श्रेणियों के जो मान होंगे वो बराबर हो जाएंगे, है ना। यानी n की वैल्यू निकालनी। तो करेंगे क्या, सबसे पहले पहले समांतर श्रेणी को देखते हैं। पहला समांतर श्रेणी हमारा क्या है, पहली एपी देखते हैं। तो पहली एपी जो दी गई है, ध्यान देना, उसमें 63, 65, 67 ऐसा तो दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, ए निकालते पहले। तो ए कितना है, 63, डी कितना होगा, 65 में से 63 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ए जो आपकी पहली एपी है, इसका n वां पद निकाल लेते हैं। तो इसका n वां पद यानी an वाले फार्मूले से निकालो तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आगे देखो इसका n वां पद क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 63 प्लस n की जगह n ही रखेंगे और d की जगह 2। आगे सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 63 प्लस गुणा कराओ तो 2n माइनस 2। 2 का गुणा एक बार इसमें, 2 का गुणा एक बार इसमें। फिर आगे देखो 63 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n। ये क्या आ गया, पहली एपी का n वां पद आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरी एपी देखते हैं। दूसरी एपी क्या है, दूसरी एपी है आपकी 3, 10, 17 ऐसे चल रहा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका n वां पद फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 3, डी की वैल्यू कितनी होगी, 10 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 7। अब इस एपी का भी n वां पद निकालते हैं। तो n वां पद निकालने का फार्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। a की जगह कितना रख देंगे, 3 प्लस n की जगह n ही रखेंगे और d की जगह कितना रख देंगे, 7। आगे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 3 धन 7 से गुणा कराओ तो 7n और माइनस में 7 हो जाएगा। अब ये 3 में से -7 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 3 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा -4 और प्लस में 7n। उल्टा घटेगा ना, इसमें से नहीं घटेगा, इसमें घटाओगे माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब दूसरी एपी का n वां पद क्या है, -4 प्लस 7n। क्वेश्चन क्या बोला है, n की वैल्यू बताओ, जबकि इसका n वां पद और इसका n वां पद दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे। तो यानी ये मान और ये मान आपस में क्या है, बराबर है। तो हम प्रश्नानुसार क्या करते हैं, दोनों मानों को बराबर कर देते हैं। तो प्रश्नानुसार पहली एपी का n वां पद 61 प्लस 2n बराबर है दूसरी एपी का n वां पद -4 प्लस 7n। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दो, क्या करेंगे हम, इस 7n को इधर ले आएंगे और 61 को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इधर क्या बचेगा, 2n माइनस 7n बराबर कितना, इधर क्या बचा है, -4 और 61 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -61। आगे सॉल्व करो, 2n में से 7n घटाओ तो उल्टा घटेगा ना, तो क्या आ जाएगा, -5n। और इधर ये दोनों देखो माइनस है तो माइनस माइनस जोड़ लेते हैं और उत्तर में माइनस के साथ लिख देते हैं। ये माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल कर दो। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो ये 5 जाके 65 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब भाग दोगे, 13। तो हमसे क्या पूछा था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के n पद बराबर होंगे। तो n का मान कितना है, 13। यानी आप इस श्रेणी को ऐसे ऐसे 13वां पद जो निकालोगे, जो इसमें 13वां पद होगा वही इस एपी के भी 13वां पद होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पर चले। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह एपी बताओ जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तुम्हें एक समांतर श्रेणी बतानी है मतलब, और उसका तीसरा पद दिया है और बताया कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें इसमें भी प्रथम पद और सारबंतर मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रथम पद और सारबंतर को मान लेंगे। तो लिखते हैं कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्ब अंतर डी,
ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि जो भी AP है उसका प्रथम पद A है, सारबंतर D है। आगे देखो क्या दिया है, तीसरा पद कितना है 16, तो तीसरा पद मतलब A3 की वैल्यू कितनी दी गई है 16। A3 को हम A और D के रूप में क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर कितना है 16। यही तो है समीकरण 1 मान लो। आगे चलते हैं, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। फिर देखो ध्यान से, सातवां पद यानी A7, पांचवा पद मतलब A5, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये पहले से 12 अधिक है तो आप इसमें 12 ऐड कर दो और तभी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सातवें पद को क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D, पांचवें पद को क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D और प्लस में कितना 12। आगे इसको सॉल्व करो, ये दोनों पद इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D और बराबर कितना 12। यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 4D घटा दो कितना आ जाएगा 2D और बराबर में कितना 12। यहाँ से D की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा 12/2 और जब भाग करोगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो हमने सारबंतर कितना निकाल लिया 6। अब हम प्रथम पद निकालते हैं, तो प्रथम पद कैसे निकालेंगे, D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है ध्यान देना सभी, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 16, ये तो है। आप क्या करो, A प्लस 2 गुणा लगाओ, D की जगह कितना रख दो 6 बराबर कितना 16, तो कितना हो जाएगा A प्लस 12 बराबर 16, ये तो हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान देना सभी, A की वैल्यू निकालनी है, 12 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा A बराबर 16 माइनस 12 और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। A की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमने सारबंतर निकाल लिया और प्रथम पद निकाल लिया। अब करना क्या है भाई, AP बनाना है कि AP क्या होगा, तो आओ AP बनाते हैं। अतः AP यानी वो समांतर श्रेणी क्या बनने वाली है, तो AP बनाओ, तो AP का पहला पद कितना दिया 4, तो यानी पहले पद में तो 4 आएगा। दूसरा पद कैसे लिखा जाता है, पहले पद में सारबंतर जोड़ दो, तो 4 पहला पद है, सारबंतर जोड़ दो तो 4 में 6 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 10। तीसरा पद कैसे लिखेंगे, जो दूसरा पद आया है उसमें फिर से सारबंतर जोड़ दो, तो 10 में फिर 6 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 16। ऐसे चौथे पद को क्या करोगे, जो तीसरा पद है उसमें फिर सारबंतर जोड़ दो, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। और इस तरीके से आपको ये AP आगे प्राप्त हो जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर दिया। AP बता दिया, AP क्या होगी, ये AP होगी जिसका तीसरा पद 16 होगा और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ध्यान से, एक AP दी गई है 3, 8, 13 और ऐसे ऐसे लास्ट में कौन सा पद है 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। अंतिम से मतलब क्या है कि जैसे अभी तक कोई भी पद निकालते तो तुम आगे से निकालते थे, अब तुम्हें क्या करना, पीछे से बताना है कि पीछे से कौन सा पद होगा, कौन से नंबर वाला, 20 नंबर वाला, ठीक है ना। 20 नंबर पीछे से, पहला नंबर क्या है 253, ऐसे दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे ऐसे 20 नंबर पर कौन सा पद आएगा। तो इसके लिए एक हम सूत्र बताते हैं, जब भी पीछे से आपको यूज करना हो कि पीछे से कोई पद निकालना हो तो आप ये सूत्र याद रखिएगा, Tn बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। Tn, ये Tn मतलब जैसे पीछे से 20वां पद निकालना है तो T20, तो T20 आपको क्या रिप्रेजेंट करा देगा कि पीछे से हम 20वां पद निकाल रहे हैं। बात समझ पाए ना, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। L क्या होगा, अंतिम पद होगा, N क्या होगा, जो पद आपसे निकालने को बोला गया है, और D क्या होगा, वही सारबंतर होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम देखो निकाल लेते हैं कि पहले L की वैल्यू कितनी है 253, N की वैल्यू कितनी है जो हमें निकालनी है 20, D की वैल्यू कितनी है, D वैसे ही निकालो जैसे आप निकालते हो, 8 में से 3 घटा के 5। समझ पाए। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें क्या निकाला, अंत से 20वां पद, तो हमें जब अंत से 20वां पद निकालना है, 20वां पद, तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई कर लेंगे, जब हमें अंत से निकालना रहेगा Tn बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना।
जब भी अंत से पद निकालना होगा तो आप यही फार्मूला लगाइएगा। टी एन की जगह कितना रख देंगे 20, एल की जगह 253, माइनस एन की जगह 20, माइनस 1 और डी की जगह कितना 5। ठीक है ना। आगे देखो 253 माइनस 20 में से घटा दो कितना हो जाएगा 19 और गुणे में कितना हो जाएगा 5। आगे सॉल्व करो कितना हो जाएगा 253 और माइनस 19 और 5 का गुणा करोगे कितना बनेगा 95। आगे घटा दो इसको तो 13 में से 5 घटाओगे 8, यहाँ बचेगा कितना है 4, तो 14 में से 9 घटाओगे 5 और यहाँ 1, 158। तो T20 का मान कितना आ गया 158। T20 क्या है अंत से 20वां पद, तो हम लिख देंगे अतः अंत से 20वां पद बराबर कितना 158। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। जब भी आपको अंत से पद निकालना होगा तो आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। एन क्या होगा, एन वही होगा जो अंत से पद पूछेगा, एल क्या होगा अंतिम पद होगा, और डी क्या होगा सारवंतर होगा, और वही सारवंतर होगा जैसे आप निकालते हो दूसरे में से पहला घटा। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24, छठे और 10वें पद का योग 44, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, तथा सार्व अंतर डी, सार्व अंतर डी। ठीक है ना। ये हमने मान लिया क्योंकि हमें प्रथम पद और सार्वंतर मालूम नहीं था। आगे देखो क्या है, अब सवाल लगाते हैं। कह रहा कि एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24। चौथा पद क्या होता है A4 और 8वां पद क्या होता है A8। इनका योग कितना है 24। ये तो दिया है। चौथे पद को क्या लिख सकते हो A + 3D और 8वें पद को क्या लिख सकते हो A + 7D और बराबर कितना है 24। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो तो A और A जुड़ के कितना हो जाएगा 2A + 3D और 7D जुड़ के कितना हो जाएगा 10D = कितना 24। ठीक है ना। ध्यान से देखो इन दोनों में 2 आपका कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा A + 5D बराबर 24। ये तो होगा ना। 2 को उधर भेज दो तो डिवाइड में आ जाएगा, तो A + 5D बराबर कितना हो जाएगा 24 और बटे में 2, और जब भाग दे दोगे तो A + 5D बराबर कितना आ जाएगा 12, और इसे मान लो समीकरण 1। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। छठे और 10वें पद का योग कितना दिया है 44 दिया है। छठे मतलब A6 प्लस 10वें मतलब A10, इन दोनों का योग कितना है 44। तो ऐसे छठवें पद को क्या लिख सकते हैं A + 5D, 10वें पद को क्या लिख सकते हैं A + 9D और बराबर कितना 44। आगे इसको ऐड करो, A और A जुड़ के कितना हो जाएगा 2A + 9 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा 14D और बराबर कितना 44। यही होगा ना। इन दोनों में से देखो 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा A + 7D और बराबर कितना 44। इस 2 को उधर भेजो डिवाइड में आ जाएगा, तो A + 7D बराबर कितना हो जाएगा 44 और बटे में कितना 2। ठीक है ना। 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा A + 7D बराबर कितना 22, और ये समीकरण नंबर क्या मान लो 2। तो समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। क्या करना है अब सॉल्व करो इसको। तो समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दो। यहाँ देखो करते हैं, समीकरण 1 में से माइनस कर देंगे समीकरण 2। तो माइनस करो भाई, देखो ध्यान से। समीकरण 1 क्या है A + 5D बराबर में कितना 12, 2 क्या है A + 7D बराबर में कितना 22। माइनस करोगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना।
ए और ए कैंसिल हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो भाई नीचे वाले में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2d, 7 में से 5 घटाओगे 2d, और इधर जब घटाओगे तो -22 में से 12 जब घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा और कितना हो जाएगा 10। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2d बराबर कितना बचेगा 10, और d बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10/2, यानी d की वैल्यू आ जाएगी 5। तो सार्वंतर कितना आ गया 5 आ गया। अब d की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख के a की वैल्यू निकाल लो, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है आपका, ध्यान देना सभी, a + 5d बराबर 12, a + 5d और बराबर कितना 12। a की वैल्यू निकालनी है हमको, 5 × d की जगह कितना रख दोगे 5 बराबर कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा a + 25 बराबर कितना 12, तो a बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 12 - 25 हो जाएगा। अब इसको माइनस करोगे जब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13, यानी प्रथम पद कितना आ गया -13 आ गया, और d कितना है यानी सार्वंतर कितना है 5। क्या निकालना था, AP के प्रथम 3 पद यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो अब निकाल देते हैं। अतः AP के प्रथम 3 पद बराबर क्या हो जाएंगे, पहला पद तो यही हो जाएगा कितना -13, ठीक। दूसरा पद क्या होगा, इसमें -13 में इस 5 को ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 1 - 1 प्लस घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 घटाओगे 8, लेकिन माइनस में, यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा -8। तीसरा पद निकालना है तो क्या करोगे, जो दूसरा पद आया है उसमें फिर से सार्वंतर जोड़ दो तो फिर घट जाएगा, ये 8 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा -3, तो तीसरा पद कितना आ गया -3। तो ये आपके AP के क्या है प्रथम 3 पद, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान देना अगला क्वेश्चन क्या है। सुब्बा राव एक व्यक्ति है, ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ये आपका सन दिया है, ठीक है ना। 1995 में कितने रुपए पर काम पर लगा था 5000, और प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष हर एक साल में 200 रुपये की वेतन में उसकी क्या हुई वृद्धि हुई। तो आपको बताना है कि कितने वर्ष यानी किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। यानी पहले वर्ष जब लगा था वो तो 5000 था, हर साल 200 बढ़ता जा रहा है, आपको बताना कब उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस आधार पर एक श्रेणी तैयार कर लेते हैं। तो श्रेणी बनाते हैं, और वो श्रेणी कैसी रहेगी ध्यान रखना, हर साल 200 की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी रहेगी। तो हम एक AP तैयार करते हैं इसको पढ़ के। तो पहला पद क्या आएगा भाई, पहले शुरुआत में तो वेतन 5000 था, अगला साल बीता यानी 1996 आया तो कितना हो जाएगा 200 रुपये बढ़ जाएंगे यानी 5200 हो जाएगा। अगला वर्ष आएगा 1997 यानी एक वर्ष और बीतेगा, फिर 200 की वृद्धि हो जाएगी यानी कितना हो जाएगा 5400 रुपये हो जाएगा। और ऐसे ऐसे लास्ट में कितना हो जा रहा है 7000। तो तुम्हें बताना है कितने वर्षों बाद ये 7000 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये ऐसी जो पद चल रहे हैं समांतर श्रेणी के, कब 7000 आएगा, यानी पदों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, निकालते हैं। A बराबर कितना है 5000, D कितना होगा, D 200 होगा, क्योंकि आप देख भी सकते हो दोनों का अंतर 5200 में से 5000 घटा के कितना आ जाएगा 200, ठीक है ना। उसके बाद L कितना दिया है, लास्ट पद 7000, लास्ट पद दिया है तो लास्ट पद वाला फार्मूला लगा दो। L बराबर क्या होता है A + n-1 इंटू D। L की वैल्यू कितनी है 7000, A की वैल्यू कितनी है 5000, n आपको फाइंड करना है, और D की वैल्यू कितनी है 200। आगे देखो 5000 को इधर ले आओ तो 7000 में से माइनस हो जाएगा 5000, ठीक है ना। 7000 में से माइनस कितना 5000, और बराबर क्या बचेगा n-1 और इंटू में 200, ये तो बचेगा। आगे देखो 7000 में से 5000 घटाओगे कितना आ जाएगा 2000, और बराबर इधर n-1 और इंटू में कितना 200। 200 को इधर ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा
तो 2000 और बटे में कितना हो जाएगा 200 और बराबर में n-1। ये होगा ना। देखो ध्यान से 2 जीरो और 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हो। 2 से 20 में भाग करो कितना आ जाएगा 10 और बराबर में कितना n-1। -1 इधर ले आओ तो 10 धन 1 बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो n की वैल्यू 11 है, यानी कितने वर्षों बाद उसका वेतन 7000 होगा 11 वर्षों बाद। तो अतः सुब्बा राव जी का, है ना, सुब्बा राव का वेतन 11 वर्ष में 7000 हो जाएगा। 11 वर्षों बाद कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। किस सन में होगा अगर ये पूछा होता तो 1995 में 11 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2006। यानी अगर वर्ष पूछा किस वर्ष में होगा तो 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम चलते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पिछली बार सुब्बा राव जी थे, अब की बार आ गए हैं रामकली जी। ठीक है, तो ध्यान देना। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात करो। अब की बार देखो बचत कैसे कर रही है। पहले हफ्ते में, सप्ताह मतलब होता है हफ्ता, है ना। पहले सप्ताह में 50 रुपये की बचत, अगले सप्ताह में 50 रुपये तो बचत करती है, साथ ही 17.5 रुपये यानी 17 रुपये 50 पैसे और बचत, यानी 50 में 17 रुपये 50 पैसे जोड़ दो तो यानी 67 रुपये 50 पैसे दूसरे हफ्ते में। तीसरे हफ्ते में 67.50 में फिर से 17.5 ऐड कर दो, जो बनेगा उतना बचत होगा। और इसी तरीके से बाद में लास्ट में क्या आएगा 207.50 रुपये की बचत होगी। तो हमें बताना है कि टोटल कितने पद होंगे, यानी इतना बचत करते समय उसे कितने सप्ताह लग जाएंगे, है ना, वही n का मान होगा। तो आइए श्रेणी बनाते हैं। यहाँ ध्यान देना, यहाँ भी जो श्रेणी बनेगी वो एक AP ही रहेगी। तो पहले सप्ताह में कितना बचत करती है 50 रुपये, दूसरे सप्ताह में 17.50 यानी 17 रुपया 50 पैसे और बचत करती है। तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 67.5। और दिखा देते हैं, 50 में आपको जोड़ना है कितना 17.5, इसमें भी दशमलव लगा लो, जोड़ो देखो कितना हो जाएगा 5.76 ना जाएगा 67.5। तीसरे सप्ताह में क्या होगा, जो 67.5 है एक बार फिर इसमें 17.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 7 7 14 1 15, 6 7 1 8, कितना हो जाएगा 85.0, यानी इसको हम 85 लिख सकते हैं। ठीक है ना। और ऐसे ऐसे हर सप्ताह में 17.5 रुपये ऐड होते जाएगा और लास्ट में कितना बन गया इसका पैसा 207.50 रुपये। तो क्या आपसे पूछ रहा है कि बताओ जब उसका पैसा यानी उसका बचत 207 रुपये 50 पैसे बना था तो कितने हफ्ते बीत गए थे, है ना, यानी कितना नंबर आप लिख चुके हैं तब 207.50 आएगा। n की वैल्यू निकालनी है। सिंपल लगाते हैं भाई, a की वैल्यू कितनी है 50, d की वैल्यू ध्यान दो 50 में कितना जोड़ के 67.5 हुआ है 17.5। वैसे भी आप इसमें से इसको घटा कर जान जाएंगे, आप ऊपर नीचे लिख के घटाएंगे तो कितना आएगा 17.5 आएगा। आप इसको घटा के चेक कर लेना। ठीक है ना। आगे आ जाओ, l की वैल्यू कितनी दी गई है 207.50। ठीक है ना। अब यल वाला फार्मूला लगा दो। यल वाला फार्मूला क्या है a + n-1 और इंटू में d। यल की जगह कितना रख देंगे 207.50, a की जगह कितना रख देंगे 50 प्लस n की जगह भाई यही निकालना है कितने पद होंगे और d की जगह 17.5। आगे देखो ध्यान से, इस 50 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 207.50 और माइनस में 50 बराबर क्या बचेगा n-1 और इंटू में 17.5। 207.50 में से 50 घटाओ, यहाँ घटा के दिखा देते हैं आपको कितना घटाना है 50। तो 50 में दशमलव नहीं है तो इसके बाद दशमलव लगा सकते हो और फिर क्या बढ़ाओगे 0 0 घटाओ कितना हो जाएगा 0 5
7 और 20 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 15। 157.50। जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 157.50 आ जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा n-1 और इंटू में 17.5। ठीक है ना। 17.5 को इधर ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा 157.50 और बटे में 17.5 बराबर n-1। ठीक है ना। आगे देखो ध्यान से, अब ये तो दशमलव वाला हो गया, तो कैसे डिवाइड किया जाए, पहले इस दशमलव को हटाते हैं। तो गिनो इकाई, दहाई, सैकड़ा और नीचे गिनो इकाई, दहाई। कहाँ किस अंक में ऊपर और नीचे में देखो, किस में पीछे से ज़्यादा अंक बाद दशमलव लगा है, ऊपर, तो ऊपर वाला ही गिन के हम गुणा कराएंगे। ठीक है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 से ऊपर गुणा कर देंगे, 100 से नीचे, तो दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो आप गुणा कर दो 157.50 में गुणा कर दो 100 से, और अगर ऊपर किए हो तो नीचे भी 17.5 में गुणा कर दोगे, कितने से 100 से, और बराबर कितना बचेगा n-1 तो रहेगा ही। ठीक है ना। जब आप इसका इसमें गुणा कराओगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, केवल कितना आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, यहाँ लगाते हैं 157.50 यानी 15,750 आ जाएगा। ठीक है ना। और बटे में जब इसका गुणा इसमें कराओगे तो आप ये काम कर लेना, गुणा करके आपका कितना आ जाएगा 1750 आ जाएगा 1750 और बराबर कितना n-1। ठीक, 1 0 1 0 कैंसिल कर दो, 175 से भाग दो किसमें 15,1575 में, और इसका भाग देके दिखा देते हैं तुम्हें एक बार। तो देखो यहाँ 3 अंक है तो 3 अंक लो, भाग नहीं जाएगा है ना, तो क्या करोगे चारों अंक लोगे। अब कितनी बार जाएगा, तो 175 का पहाड़ा पढ़ो तुम 9 बार, तो 9 पचे 45, 9 सते 63 और 4 67, 9 1 9 और 6 15। कितनी बार 175 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे, कितना आ जाएगा 1575। 9 बार पढ़ना पड़ेगा ना, तो यानी 175 से जब हम काट लेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा 9 बार, और बराबर कितना n-1। -1 इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 9 धन 1 बराबर n, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो बताओ उसका पैसा इतना रुपये जब हो जाएगा, यानी उसका बचत जो हो जाएगा साप्ताहिक, वो कितने वर्षों बाद होगा, सॉरी वर्ष नहीं, कितने सप्ताह बाद होगा, 10 सप्ताह बाद। तो लिख दीजिए आप कि अतः रामकली का साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये 10 सप्ताहों बाद हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली 5.2 के पूरे सॉल्यूशन को कंप्लीट करा दिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहले 5.3 के कुछ बेसिक के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और इसका नोट्स बना लीजिएगा, और आप लोग प्रैक्टिस लगातार आपको दूसरी बुक मिले उससे करते रहिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।